वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं गौतम राड़े सागर, आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हूं कार्यक्रम आईना सच का। हम दिखाएंगे आईना सच का। वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ 3 चीजें दिखाता है, वो है सच, सच और सिर्फ सच दिखाता है। सच के अलावा कुछ भी नहीं दिखाता। वॉइस ऑफ मानवता झूठ फरेब की जो शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, उन शक्तियों का खुलासा करता है। आज जिस तरह से कल हमारे देश के प्रधान सेवक ने, क्योंकि पूरा देश भारत देश बहुत दिनों से प्रधानमंत्री को तलाश रहा है। प्रधानमंत्री नदारद है, कभी प्रधान सेवक आ जाते हैं तो कभी चौकीदार आ जाते हैं। अगर प्रधान सेवक हो, प्रधानमंत्री होते तो शायद देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सकती थी, उनका दायित्व सुनिश्चित हो सकता था। फिर शायद झूठ और फरेब की जो फाइलें बनाई जा रही है, झूठ और फरेब की सौगातें जो प्रस्तुत की जा रही हैं, वो शायद न प्रस्तुत की जाती। कल भी एक दावे प्रस्तुत किया गया, एक लेटर लिख करके दावा प्रस्तुत किया गया और दावा ये कहने की कोशिश की गई कि हमने इस देश को बड़ी संजीदगी से संभाल करके रखा है। दुनिया की तमाम ताकतें जो अपने आप को बहुत महाशक्ति समझती थी, वो महाशक्तियां कोरोना वायरस से पूरी तरह नहीं लड़ पाई जिस तरह से हमने लड़ करके दिखाया है। तो लगता है ये नया भारत है। जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक कहते हैं ये नया भारत है, निश्चित तौर पे ये नया भारत है, जहां झूठ है, फरेब है चारों तरफ दहशत गर्दी का आलम, भूख है, बेरोजगारी है, अपराध है और बलात्कार, दंगों के साथ बलात्कार की फहरिस्त है। वजीर गोली मारो सारे के सालों को नारा बुलंद कर रहे हैं और ऐसे नारे और बादशाह जब आते हैं तो हमारे देश में तो बादशाहत हो गई है। बादशाहत आते हैं तो कर्णप्रिय शब्द लेकर के आते हैं। कर्णप्रिय शब्द के जरिए पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ये मत सिखाइए कि 2016 में आपने नोटबंदी क्यों की थी, उसका हिसाब आपके बस का नहीं है, नहीं दे पाएंगे। हमें यह मत सिखाइए कि जीएसटी क्यों लागू की गई थी, जीएसटी से क्या क्या परेशानियां हुई, ये देश को सिखाने की कोशिश न करिए, ये देश नहीं जानना चाहता। ये मत सिखाइए देश को कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आप देश को ये मत सिखाइए कि आपने एयर स्ट्राइक किया था, ये देश को मत सिखाइए। देश को ये सिखाइए कि कोरोना से कैसे कंट्रोल करने की आपने कोशिश की है, कोरोना से कैसे कंट्रोल होंगे। जो पूरे देश में दहशतगर्दी का आलम है, 48 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, 48 करोड़ लोग अपने घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कहां सुरक्षित रहेंगे, कहां सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आज उनकी जीवन लीला अधर में लटकी पड़ी है। 80 लोगों की ट्रेन में चलते चलते मौत हो गई है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है और आप दावे कर रहे हैं कि हमने सबको भोजन दे दिया है, सबको राशन दे दिया है, सबको पानी दे दिया है। अगर आप हिसाब ही मांगना चाहते हैं, हिसाब ही देना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ मानवता सबसे पहला हिसाब आपसे लेना मांगना चाहता है कि 24 फरवरी 2019 को सबसे पहले एक शब्द आपने जो बहुत ही लुक्रेटिव था, लोगों को मुतासिर करने का आपने काम किया था कि 2000 रुपया हर लोगों के खाते में किसान सम्मान निधि के नाम पे खाते में चला जाएगा। कुछ लोगों के खाते में गए भी, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के खाते में नहीं गए, लेकिन वो सारे के सारे पैसे वापस ले लिए गए। आरटीआई यही जवाब आरटीआई बताता है। एसबीआई ने कहा, आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा
कि हमने पैसे डाले थे। हमने जो पैसे डाले वो करीब 5,46,00,000 रुपए डाले थे, 27,360 खातों में डाले थे, लेकिन वो सारे पैसे विड्रॉ कर लिए गए, वापस कर लिए गए। यूको बैंक ने भी बताया कि हमने 58,38,00,000 रुपए आपके खाते में डाले थे, लेकिन वो पैसे वापस आ गए। सिंडिकेट ने भी आरटीआई के जवाब में बताया कि हम आरटीआई के जवाब न देने के कारण सिंडिकेट ने ये कहा कि जो सेक्शन 79 है आरबीआई का, उस एक्ट के तहत हम आपको जवाब नहीं दे सकते। और इसी तरह जो क्लेम आपने किया, आंध्रा बैंक ने ये कहा कि हमने करीब 170 करोड़ रुपया 8,54,54 खातों में डाले थे, लेकिन वो भी विड्रॉ हो गए हैं। और इसका जवाब एम सत्यनारायण रेड्डी जी ने दिया। जब आपके पास यही दावे नहीं, आज भी आप कहते हैं आपके पास पूरे देश में केवल 600 हॉस्पिटल हैं, जिन हॉस्पिटल के जांच करने की क्षमता किसी की 150 है, तो किसी की 100 है, किसी की 50 है, किसी की 160 है। तो 600 हॉस्पिटल आपके पास है जो कोरोना की टेस्टिंग कर रहे हैं। 100 हम 200 भी मान लेते हैं तो 600 हॉस्पिटल 12,000 ही टेस्टिंग करेंगे। आप आकर के कहते हैं कि 1,60,000 लोगों की प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। 58,000 प्रतिदिन वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। अब आप हमको बता दीजिए कि कितने वेंटिलेटर बन गए। N95 मास्क आपके पास है नहीं। जिस गुजरात की बात आपने कही, गुजरात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुजरात को आपने मॉडल बनाया, गुजरात मॉडल बनाएंगे। आज उस गुजरात में एक हॉस्पिटल है, सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। वहां न तो पीपीई किट उपलब्ध है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है, N95 मास्क उपलब्ध नहीं है, सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद आप कहते हैं वेंटिलेटर बनाया है। तो इस बात को समझना चाहते हैं आप, हमारे महान विभूतियों जो हमारे आज अतिथि हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं और अनुभव बहुत है, शासन का बहुत अनुभव है, प्रशासन का बहुत अनुभव है। तो सबसे पहले हम वार्ता को आगे बढ़ाएं, अपने अतिथियों का परिचय कराते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, आपको बड़ा अनुभव है शासन प्रशासन का। वाइस ऑफ मानवता आपका खैर मकदम करता है अंसारी साहब। दूसरे हमारे साथी डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, विख्यात साहित्यकार हैं और खासतौर से दलित साहित्य, जिसके नाम पे एक अलग चर्चा चल चुकी है कि साहित्य में भी दलित होता है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि साहित्य में शायद दलित न घुसे, उनको पीड़ा होती है, एक हस्ताक्षर के रूप में उभर रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्ते। तीसरे हमारे साथी पंकज प्रसून जी है, जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, लीडिंग लॉयर है, बड़ी अच्छी पकड़ रहती है इनके कानूनों पे। तीसरे साथी हमारे पंकज प्रसून जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सबसे पहला प्रश्न हम डॉक्टर अंसारी साहब के पास लेकर के आते हैं कि डॉक्टर अंसारी साहब, ये कहा जा रहा है कि बार बार कहा जा रहा है टाइमली लॉकडाउन कर दिया गया था, इसलिए हमने पूरे देश में कोरोना पे कंट्रोल कर लिया और 1,60,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ये धरातल पे उनके दावे उतरते हैं अंसारी साहब? जी, इसमें सरकार ने टाइम से काम करने में कोताही की है। जनवरी के महीने में राहुल गांधी जी ने बताया था सरकार को कि कोरोना फैला है और हिंदुस्तान में भी आएगा, तो एहतियात करने की जरूरत है, पब्लिकली कहा था।
उस जी वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लॉ मिनिस्टर उन्होंने मजाक उड़ाया था कि राहुल जी तो हमेशा सनसनी फैलाने का काम करते हैं, लेकिन जो लॉकडाउन किया जा सकता था जनवरी फरवरी में उसको खींच के ले गए हैं 25 मार्च में, और उसकी कई वजूहत हैं। एक तो नमस्ते ट्रंप साहब का जो एक प्रोग्राम लगा था प्रधानमंत्री जी का, वो मार्च में ही होना था, और उसकी वजह से लगभग 15 लाख लोग भारतवर्ष में आए। खाली उसकी वजह से नहीं, टोटल जो फिगर है वो 15 लाख का, उसमें नमस्ते भारत के, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप जी के बहुत ज़्यादा वो थे पार्टिसिपेंट्स। उनका कोई चेक नहीं किया गया, ना तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ है, जबकि सबके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सबके वीज़ा हैं, सबके पासपोर्ट है। एक एक आदमी और उसके कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो 15 लाख आदमी कहाँ हैं। सबसे पहले भारत सरकार को तो ये करना चाहिए था कि जनवरी फरवरी में ही लॉकडाउन की उचित व्यवस्था करना चाहिए थी, और जो लोग आ गए थे बाहर से, क्योंकि ये बाहर से मरज आया है, तो उनकी चेकिंग होना चाहिए था। ये दो प्रायोरिटीज थी, नहीं की गई। उसकी एक वजह और भी थी, न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जी का दौरा था यहाँ पर, बल्कि उसी ज़माने में भारत सरकार कोशिश कर रही थी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की। तो जब कांग्रेस सरकार गिर गई और उन्होंने हलफ बर्दारी का वक्त निकाल लिया, गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया, उस वक्त ये लागू किया गया। इस बदहवासी में, क्योंकि देर हो गई थी, इस बदहवासी में भारत सरकार ने क्या गलती की है कि इतना भी वक्त नहीं दिया कि गरीब मजदूर अपने घरों में चले जाएं। अगर वो एक हफ्ते का टाइम इसी दरमियान में दे देते, जब ट्रम्प जी आ रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था, वो चलते रहते उनका प्रोग्राम, लेकिन उसी दरमियान में अगर अनाउंसमेंट हो जाता कि भाई हम जल्दी से 25 तारीख से लागू करने वाले हैं और आप लोग जो जाना चाहें अपने घर चले जाएं, और रेलवेज उनको पहुंचा देती, तो ये जो मुसीबत आई है गरीबों पर, इसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता था। अब आप सोचिए कि रेलवेज के पास तकरीबन 3 करोड़ मुसाफिर एक दिन में ले जाने की क्षमता है, जो एवरेज क्षमता है। मजदूर तो इतने नहीं थे, मजदूरों का जो माइग्रेशन हुआ है वो लाखों में हुआ है। 27 लाख के करीब यूपी के हैं, कुछ 10 लाख 12 लाख बिहार के हैं, उड़ीसा के ऐसे ही होंगे 5-10 लाख, बंगाल के थोड़े होंगे, तो कुल मिला के 1 करोड़ के अंदर का ही आंकड़ा था। इसको संभालने में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता, जिसमें ये एहतियात भी हो सकती थी कि 3 करोड़ की जगह 1 करोड़ लोगों को ले जाएं 1 हफ्ते में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। ये भी एहतियात हो सकती थी कि जो भी जाए उसको पहले टेस्ट कर लिया जाए, अगर कोरोना अफेक्टेड हो तो उसको किसी आइसोलेशन सेंटर में रख दें, और ये भी एहतियात हो सकती थी कि जहां वो पहुंचे वहां 14 दिन के लिए उनका आइसोलेशन सेंटर रखा जाए। बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, संगठित तरीके से इसको किया जा सकता था। मुझे लगता है कि भारत सरकार जो इस वक्त चल रही है आरएसएस और बीजेपी की, ये छोटे लोगों की तरफ, जो कम आमदनी वाले हैं, छोटी ज़ात के हैं, छोटे इलाकों के, कम पढ़े लिखे, इनकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं देती है ट्रेडिशनली जितना देना चाहिए। इनसेंसिटिव है गरीबों की तरफ, क्योंकि उसी ज़माने में भारत सरकार ने चीन, ईरान, फ्रांस और मिडिल ईस्ट, इसमें हवाई जहाज़ और पानी जहाज़ भेजे हैं, और उनसे पैसा नहीं लिया गया, मजदूरों से पैसा मांगा गया। और मजदूरों से जब पैसे का वावेला उठा और कांग्रेस पार्टी ने चीज़ उठाई कि भाई हम देने को तैयार हैं, आप उनसे मत लीजिए, क्योंकि किसी का 800 किराया, किसी का 1000 किराया, उन्होंने कहा कि आप मत लीजिए, हम दे देंगे। तो उस पर फ़ौरन एक अजीब सा बयान आया कि भाई रेलवे हम फ्री में चला रहे हैं, क्योंकि उसमें 85% भारत सरकार दे रही है और 15% राज्य सरकार। अब ये मिसलीडिंग बयान है, मिसलीडिंग इस सेंस में है कि रेलवे का जो पैसेंजर का जो खर्चा होता है वो घाटे का सौदा है। तो रेलवे क्या करती है कि जो माल ले जाती है, माल गाड़ियाँ, उससे प्रॉफिट करके और पैसेंजर को सब्सिडाइज करती है। ये सेंसिबल पॉलिसी है, लेकिन इसमें 85% और 15% का जो खर्चा है वो भारत सरकार और राज्य सरकारें वहन करती हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन पैसेंजर से कोई पैसा नहीं ले जाता, ये गलत है। पैसेंजर से 800 रुपये 900 रुपये हाँ, खूब। ठीक बस एक ठीक मिनट, है अंसारी साहब, बस फिर एक हम मिनट, आपके पास लौट। जी बस एक जी मिनट, जी बस जी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट जी जी दिस जी प्लीज आर्गुमेंट। तो वो प्लीज। जो 85% और 15% का ब्यौरा दे रही थी भारत सरकार, वो एक्चुअली उस घाटे की बात कर रही है जो पैसेंजर ट्रैफिक में रेलवेज को ट्रेडिशनली लेना होता है, वो दोनों सरकारें वहन करती है। लेकिन पैसेंजर से तो लिया जाता है पैसा, और इस केस में लिया गया। तो एक केस कम अज़ कम मैंने एनडीटीवी में देखा, जहां उस गरीब ने ये कहा कि सर हमारे पास सिर्फ 10 रुपए बचे हैं, 850 रुपए थे हमारे पास,
850 में 800 कुछ रुपया किराया दे दिया है, अब 10 रुपये बचे। अब वो बंदा नोएडा से बिहार जाएगा 10 रुपए में। आप सोचिए 10 रुपए में कैसे वो पहुंच सकता है, पानी की बोतल तक तो आजकल मिलती नहीं 10 रुपए में। तो मैं इस जी आर्गुमेंट को इस वक्त क्लोज कर रहा हूँ। 3 बातें मैंने कही कि सरकार ने न तो टाइम से डिसीजन लिया है, और सरकार ने जब डिसीजन लिया तो उसमें बहुत अफरा तफरी को मैनेजमेंट किया, और इस अफरा तफरी की असल वजह 2 थी। एक, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पर आना था उसको सरकार संभालना चाहती थी, प्लस जो आपका ये मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल झगड़ा था, इसके चक्कर में सरकार ने गलतियां की हैं। ओके, प्लीज गो अहेड। जी करदम करदम साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और समझना चाहते हैं कि एक बात उठी कि अगर 23 मार्च को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश न की गई होती तो शायद ये लॉकडाउन पहले ही घोषित किया जा सकता था, लेकिन इसको डिले सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो सके, इसलिए ये देरी से लिया गया निर्णय है। अगर ये कहा जाए कि हमने टाइमली किया है तो टाइमली सिर्फ ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को हमने टाइमली गिराया है, लॉकडाउन के तरीकों को हमने टाइमली डिसीजन नहीं लिया है। करदम साहब, आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, ये तो कहना बहुत गलत है कि टाइमली डिसीजन लिया गया, और जो सारे जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, जो उपाय सुरक्षा के उस समय से किए गए, वो एकदम एक निश्चित रूप से ये एक भ्रामक स्टेटमेंट है। यदि समय से किया गया होता तो जनवरी के महीने से ही, ये अंसारी साहब ने बतलाया, जनवरी के महीने से ही सारी दुनिया में वो फैलना शुरू हो गया था और सूचनाएं हमारे यहाँ आ रही थी, और आवाज हमारे नहीं आ यहाँ रही केरल करदम में साहब की। पहला पेशेंट जनवरी में ही आ गया था, हेलो और उसके बाद में करदम साहब जी की जब आवाज मेरे सब फोन चीजें में हो नहीं आ रही रही थी, है। सारे अच्छा, हम दुनिया के कराते हैं। बहुत सारे आप देश सुन पा रहे अपने हो यहाँ उन्हें? सुरक्षा के उपाय कर रहे थे, तो हमारे यहाँ उस तरह की तेजी, उस तरह की सक्रियता नहीं दिखाई गई, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का गिराना और बनाना तो एक फैक्ट है, एक फैक्टर अपनी जगह है। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था ट्रंप साहब का आना, कि उसके साथ में कि वो जो वहां लाखों लोगों की भीड़ वहां गई अहमदाबाद में, और जिस तरह से ट्रंप के साथ में वो कई हजार लोग वहां गए, और वो लोग अलग अलग, इतना उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई, उनमें से कौन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो उनकी कोई टेस्ट, और जो वहां इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई वहां पर, उस भीड़ की कोई टेस्टिंग वहां पर नहीं हुई, और उसके दौरान में जितना भी हमारा एयर ट्रैफिक चलता रहा, जो कि रुकना चाहिए था, जबकि पता था कि दूसरे देशों में फैल रहा है, और ये भी पता था कि ये मुझे चीजें सुनाई दूसरे नहीं दे देशों रही से करदम आएंगी, साहब की तो ये आवाज। हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों के अरे माध्यम से आएंगी, कोई साइकिल चलने वाले, पैदल कराते वाले हैं। मजदूरों से नहीं आने जी वाली है, कि बाहर से आने वाली है। हमें एयर ट्रैफिक को बहुत पहले कंट्रोल करना था, कम से कम उन प्रभावित देशों में जहां बहुत ज्यादा फैल रहा था, कि जहां चाइना है या इटली है या स्पेन है या हमारा अमेरिका है, तो उन देशों में जहां फैल रहा था वहां कम से कम एयर ट्रैफिक बहुत कम कर देना था उसी टाइम पर ही, और दूसरे देशों के साथ में भी सीमित कर देना था। लेकिन हमने वो नहीं किया। वो अब क्यों नहीं किया, ये सरकार के अपने निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से ये इतना देर से करके जितना भी हुआ, और जिस तरह से हड़बड़ाहट में एकदम से पब्लिक को ला दिया गया, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया, और पब्लिक समझ नहीं पाई हम क्या करें, कि वहां पर जो मजदूर है, जो सारी अफरा तफरी तो ये है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, जिनको मंथली वो सैलरी मिल रही है, वेज मिल रहा है, या दूसरे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, मासिक वेतन मिल रहा है, कम से कम उनके पास एक आधार था कि उनके पास मासिक आमदनी मिलती है, वो उनके पास में कोई किराए के मकान में, कोई अपना घर में कुछ रह रहा। जो दिहाड़ी के मजदूर थे, जो रोज ठेली पटरी वाले लोग थे, उनके पास तो आज कमाना, आज खाना, आज कुआं खोदना, तो आज पानी पीना, वो क्या करेंगे? और लॉकडाउन लग गया, सारा कुछ हो गया, तो उनके पास कोई उपाय नहीं था कि वो कहाँ जाएं। तो इसलिए वो जो अब वो तो दहशत जो फैली, वहां से जो फैली, और उसमें जो बहुत सारे लोग मरे। और दूसरी चीज बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण हाँ बताऊं, जिसकी और बड़ा कम ध्यान जा जी रहा है, कि यहाँ पे मीडिया ने बहुत ही एक ऐसी भूमिका निभाई कि जो उसे नहीं निभानी चाहिए थी, और जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की हो सकती थी, मीडिया ने वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। यहाँ पर जी जैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का मामला है, कि
WHO कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी सब लोग इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए वो कह रहा है कि इस पर उपाय के लिए, और हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से प्रयोग किया गया, और उस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग में जाकर के और मीडिया ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रचार किया, जिस तरह का, और जिस तरह की खबरें जाती रही, उसका ये हुआ कि समाज हमारे यहाँ विभाजित होता चला गया जातियों में और संप्रदायों में। और जो पहल जो लोग हम आज भी जो लोग एक दूसरे की सहायता की, सरकारी सहायता ना करके वहां उन जातियों ने, समुदायों ने एक दूसरे की सहायता की या निचले लोगों की सहायता की। दूसरी चीज कि मीडिया ये तो दिखाता रहा कि सांप्रदायिक दूरी बढ़ाना, दिखाना, और कितना बढ़ रहा है, कितना ये, और एक संप्रदाय को दोषी बता देना, चाहे वो तबलीग के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, कि ये कोरोना फैला रहे हैं और ये यहाँ से वायरस फैला रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीजें हो रही थी, जो पॉजिटिव चीज थी, वो मीडिया ने उस रूप में नहीं दिखाई। जैसे मैं 2 उदाहरण केवल बता रहा हूं। सूरत से कुछ मजदूर चलते हैं एक ट्रक में बैठ करके, बहुत सारे, और वो वहां से जब चलते हैं तो उसमें एक मजदूर, एक श्रमिक, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अचानक वो बेहोश हो जाता है। आधी रात को बीच रास्ते में जंगल में दूसरे लोग भी विरोध करते हैं, उसको वहां से उतारा जाता है ट्रक में से। तो उसकी तबीयत खराब है, नहीं हम साथ में नहीं ले जाएंगे, ये कोरोना इन्फेक्टेड है, हम सबको ये वायरस फैला देगा। वो जो उतरा, वो जो मरीज था, और उसके साथ में एक लड़का उतरा दूसरा। तो वो जो मरीज था वो हिंदू था, और उसके साथ में जो लड़का एक दूसरा और उतरा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वो मुस्लिम था। और उस लड़के ने वहां पे सड़क पर उतरने के बाद में आने जाने वाले लोगों से, राहगीरों से, उसने मदद मांगी कि भाई इसे हॉस्पिटल ले चलो वरना मर जाएगा। खैर किसी को तरस आया और किसी तरह से उसको वहां पे हॉस्पिटल ले जाया गया, एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, लेकिन वहां तक जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। तो जी करदम साहब, करदम साहब फिर लौट करके हम आपके पास आते हैं। करदम साहब जिस तरह की बात कर रहे थे कि सारे फ्लाइट से लोगों को लाया गया, तो एक बात हम आपके सामने रख करके आपसे जवाब चाहेंगे पंकज जी। वो बात ये है कि 23 मार्च के बाद जब 22 को बकायदा एक दिन का जनता कर्फ्यू लागू किया गया था इटली की नकल करके, इटली में 18 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया जा चुका था, 16 मार्च को टार्च जलाए जा चुके थे, उसकी नकल करते हुए हमारे यहाँ 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू लागू किया गया था, उस जनता कर्फ्यू के आधार पे 23 मार्च को करीब 68,000 लोग लाए गए विभिन्न देशों से, जिसमें सबसे ज्यादा वुहान से लाए गए लोग हैं। फ्लाइट बकायदा यहाँ की जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स भेज करके मंगाए गए, और 23 मार्च के बाद मंगाए गए, जब पूरी तरह से वुहान खलनायक बन चुका था दुनिया में। इसके बावजूद आज जब ये प्रश्न, सबसे अहम प्रश्न उठ रहा जो अंसारी साहब ने उठाया कि ये सरकार कह रही कि हम मजदूरों को मुफ्त में ला रहे हैं, 85% किराया हम दे रहे हैं, 15% स्टेट गवर्नमेंट वहन कर रही है, और यही सरकार जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, देर से ही सही, जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो वहां जाकर के कहता है कि हमने मुफ्त में एक भी यात्री मुफ्त में नहीं पहुंचाया। तब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी मजदूर को, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हो, चाहे वो बस से जा रहे हैं, उनसे किराया नहीं वसूला जाएगा। क्या हम झूठ युग में आ गए हैं? जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं पंकज जी? सागर साहब देखिए, ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, ऐसा देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 लाख के सबके अकाउंट में जाएंगे, 15 लाख ऐसी घोषणा करी थी, तो वो जुमला था। जिस देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाजी कर रहा हो, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं निचले स्तर पे काफी जाता है। तो
अगर आप देखें तो हमारे प्रधान के वक्त से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उनको हर बात में अपने लिए सफाई देनी पड़ती है। हमारे प्रधान वो कहते हैं कि मैंने 35 साल तक उच्चाटन करके अपना पेट भरा है। फिर कहीं पर उनका स्टेटमेंट आता है कि मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसी तरह मैंने हाई स्कूल पास किया है। फिर कभी बताते हैं कि मैं ट्रेन में चाय बेचता था। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी डिग्री दिखाई जाती है कि नहीं साहब ये तो ग्रेजुएट है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पद है होम मिनिस्ट्री का, देश के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर संगीन धाराओं में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर आरोप FIR दर्ज है। तो जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी तो पंकज 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 जी, एक छोटा सा मेरा प्रश्न ले लें, फिर उसी में जवाब दे देंगे आप। क्या किसी व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसके ऊपर जो मुकदमे हैं स्वतः अपने मुकदमे वो वापस ले सकता है? इसको भी सम्मिलित कर लीजिएगा। यही तो दुर्भाग्य है। कोई मुख्यमंत्री जो कि हिस्ट्री शीटर रहा हो या जिसपे गंभीर धाराओं पे अपराध पंजीकृत हो, वो मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद खुद ही आदेश करके चार्जशीट सबमिट करवा के अपने खुद के मुकदमे वापस ले रहा हो। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण अगर आप देखें तो उन्नाव में बीजेपी के एक विधायक हैं सेंगर साहब, जो विधायक नहीं रहे हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ। और आजीवन कारावास होने के भी 3-4 महीने के अंदर ही उन्हें बेल मिल जाती है। 15-15 साल से लोग जेलों में सस्पेक्टेड हैं, वो पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। और ये घोषित अपराधी हैं, जिनको सजा याफ्ता अपराधी हैं, जिनको सजा हो चुकी है आजीवन कारावास की, उनको कोर्ट तुरंत बेल दे रही है। तो कोर्टें तो अब लग रहा है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, उन्हीं का काम कर रही हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है कोर्ट की। जो काम गवर्नमेंट खुद नहीं कर पा रही है तो अब वो कोर्टों से करा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कठपुतली बन के रह गए। समस्या ये है। ठीक है, अंसारी साहब आपके पास आ रहे हैं। अंसारी साहब एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे जनता के पास ताकत थी, जनता ने ताकत दे दिया, नरेंद्र दामोदर दास जी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उनके पास, चूंकि उनके पास झोला था, झोला छाप थे, तो इसीलिए क्या पूरे देश के लोगों को झोला पकड़ा दिया क्या उन्होंने? दरअसल इनकी जो पार्टी है RSS और बीजेपी, इनका एजेंडा मुल्क के आवाम की खुशहाली का नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक बड़ा रोमांटिक सा हिंदू राष्ट्र का ख्वाब लेके घूम रहे हैं और इसके लिए काफ़ी दिनों से 100 साल के करीब हो गया मेहनत भी कर रहे हैं। वो काम इतना मुश्किल है मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको हासिल करने के लिए इनको अपनी सारी एनर्जी उसी पे लगानी पड़ती है। अब कोई भी आदमी अपने महदूद टाइम में, महदूद रिसोर्सेज में सारे काम नहीं कर सकता है। स्टेट क्राफ्ट या राज्य को चलाना खुद एक बहुत बड़ा काम है। जैसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, अगर उसकी ही धाराएं अगर ये इम्प्लीमेंट करा दें, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें समाजवाद और लोगों के, मजदूरों के लिविंग वेजेस, औरतों की अच्छी हालत, इस सब पे बड़े खुले हुए आदेश हैं। अगर उसमें से ही कुछ लोगों पे, कुछ क्लासेस पे काम करने की कोशिश करती सरकार, तो फिर रिजल्ट अच्छे आते। लेकिन दिमाग इनका तो किसी और चीज़ में लगा हुआ है और ये लोग सारी उम्र अपोजिशन में रहे हैं। तो अपोजिशन में होने की वजह से इनको तजुर्बा भी कम है, बहुत सी चीज़ें इनको मालूम ही नहीं है। तो 2 वजह से इनकी प्रॉब्लम है। एक तो इनका विजन डिस्टॉर्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाता, और जब तक वो अपने विजन को नहीं बदलेंगे इनकी प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि ध्यान इनका लगा रहता है हिंदू मुसलमान पे, छोटी जात बड़ी जात पे, हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस पे। तो बिल्कुल नॉन इश्यूज़ हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में, उनको लेके चलते हैं।
उस एजेंडे की तलाश करने में फिर ये वेलफेयर ऑफ द पीपल बैकग्राउंड में चला जाता है। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस वो हर जगह जाहिर है। आप देखिए कि सारी दुनिया में वायरस फैला हुआ है, किसी मुल्क ने आज तक ये नहीं कहा कि आप बफेलो मीट और पोल्ट्री और फिशरीज खाना बंद कर दिए। ये क्रेडिट हमारी उत्तर प्रदेश की ही सरकार को जा रहा है कि उन्होंने, और जहां लॉकडाउन किया उसमें ये भी पाबंदी लगा दी कि गोश्त की दुकानें, पोल्ट्री, फिशरीज ये सब बंद रहेंगी। अब जब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है साइंटिफिक फिशरीज का, आप अंडे खाने से कोरोना ना तो होता है ना कम होता है, बल्कि अगर आप मछली, गोश्त और अंडे वाला का इस्तेमाल करें तो वो चूँकि डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है, ये प्रोटीन होता है, उससे फ़ायदा होता है, लेकिन इसको उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सरकार लैक ऑफ एक्सपीरियंस से भी भुगत रही है इन चीज़ों को। जी राणे। जी 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 जी। करदम साहब, हम आपके पास आ रहे हैं। जैसा कह रहे थे कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो हमें नहीं लगता कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ये उनकी पॉलिसी है, बकायदा पॉलिसी। क्योंकि जिन्हें वो लीडर मान करके चलते हैं, जिन गोलवरकर को लीडर मान करके चलते हैं, जिन सावरकर जी को लीडर मान करके चलते हैं, वो सावरकर जी का मत ये था कि अगर इस देश पे लंबे समय तक किसी भी देश पर, इसी देश नहीं किसी भी देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो कम से कम लोगों के पास धन होना चाहिए, कम से कम लोगों के पास शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वो सवाल न उठा सके। इस सरकार ने सबसे पहले आते ही जो ज्ञानवान लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सवाल खड़ा कर सकते थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सवाल खड़े कर सकते थे, जो यूनिवर्सिटी सवाल खड़े कर सकते थे, उन यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये रणनीति गोलवरकर की थी और ये सरकार उसी आधार पे चल रही है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात हम नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि जो उनका मीन कनिंगनेस पॉलिसी है उसके आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जब पूरा देश पूरी तरह से हलकान है, सब पूरी तरह से द्रवित है, दुखी है, मजदूरों की दशा देख करके सबकी जो आह निकल आती है, जब उनके पैरों के, जब उनके मृत होने की स्थिति देखी जाती है, क्या सरकार के आंखों में इस समय मोतियाबिंद हो गया है क्या, जो दिखाई नहीं पड़ता कि देश कितनी तबाही के मंजर से गुजर रहा है और वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है? जी करदम साहब। नहीं, देखिए ऐसा है, इस सरकार में कोई संवेदनशीलता समाज के प्रति कोई नहीं दिखाई देती, और विशेष रूप से जो समाज का गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उनके प्रति बिल्कुल कोई संवेदनशीलता नहीं है। और ऑडियो की सरकार प्रॉब्लम है में शायद। आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में सब झोला छाप हुआ, वो सरकार में झोला छाप लोग हैं या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वे प्रबुद्ध लोग हैं। कुछ आपको लगेगा कि कुछ साधु महात्मा किस्म के लोग हैं, या जिस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं कि ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो बाकायदा जिस नर्सरी में से वो आ रहे हैं, वो बाकायदा वेल ट्रेंड होकर कर आ रहे हैं, वो शिक्षित होकर कर आ रहे हैं, और उनकी एक अलग तरह की साहब को सुन नहीं पा रहा हूँ, उनको देख भी नहीं पा रहा हूँ, उनका विजुअल भी नहीं है। आप देखेंगे बहुत से बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग, तो वो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो सरकार की प्राथमिकता मजदूरों को बचाना, उनको सुविधा देना, उनका संरक्षण देना, ये नहीं है। उनका प्राथमिकता में कोरोना का प्रभाव को रोकना या देश को उससे मुक्त कर देना, वो भी उनकी प्राथमिकता में नहीं है। उनकी प्राथमिकता में उनका एजेंडा दूसरा, उनकी प्राथमिकता पर है कैसे धर्म की सत्ता को मजबूत करना और धार्मिक आधार पर कैसे समाज का विघटन करना, क्योंकि जितना वो समाज को विघटन करेंगे उतना उनके पास सत्ता में उनकी पकड़ मजबूत होगी। और जो आप शिक्षा की बात कह रहे हैं, उन्होंने ना केवल एजुकेशनल जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशंस है, ना केवल उनको ध्वस्त करने की कोशिश की है, बल्कि उन पर कब्जा करने की कोशिश की है। आप ये देखेंगे कि जितना भी इस समय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हमारी हैं,
उसमें जितने विज्ञापन आ रहे हैं टीचिंग फैकल्टीज के, उसमें SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, जितनी पोस्ट आ रही हैं वो नहीं आ रही है। वो अधिकांश जो पोस्ट हैं वो सारी सामान्य कोटे से, वो सब उनसे भरी जा रही है। तो वो जो 50% आरक्षित कोटे वाला लोग भी है SC ST ऑफिसर का, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो नियुक्तियां कर रहे हैं वो अपने विशेष अपने लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज जो लोग नियुक्त हो जाएंगे, आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वो 30-35 साल तक वहां उस सिस्टम में रहेंगे। वो 30-35 साल तक वो जो नई जो जनरेशन निकालेंगे वो क्या पढ़ाना है, ये भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। ना केवल ध्वस्त करना है, बल्कि यदि इंस्टीट्यूशन रहेंगे, उनको रखना भी है, तो उनमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से हमें लोगों को टीच करना है। तो उनको बिल्कुल सीधा है कि टीच करना है कि उनको दो तरह की श्रेणी रखनी है। एक छोटा समुदाय रहेगा जो एक रूलर बनकर रहेगा, जो शासक बनकर रहेगा, और जो छोटा सब जो बड़ा समुदाय है वो समुदाय वो उसको इस तरह की टीचिंग दी जाएगी कि ताकि वो मुझे धर्म सुनाई में नहीं दे रहा है आस्थावान इनका बना कोई रहे, भी वो सेंटेंस। अंधविश्वासों को मानता रहे, वो उस तरह का वो तार्किक ना हो पाए, वो सवाल करने वाली जो वैज्ञानिक सोच है उसकी वो ना बन पाए। और दूसरा, वो शिक्षा इतनी महंगी हो ही जाएगी कि वो जो वर्ग हैं वो उच्च शिक्षाओं को प्राप्त ना कर सके, ताकि वो दूसरे जो उनको कभी भी राजनीतिक आर्थिक किसी भी रूप में वो उनको टक्कर दे सके, मुकाबला कर सके। तो उनकी पूरी कोशिश ये है कि एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा करना, और जहां जहां वो जो प्रोग्रेसिव जहां उन्हें चिंगारी दिखाई देती है, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या जामिया है, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, या चेन्नई का अंबेडकर स्टडी सर्किल है, IITs हैं, जहां जहां वो चीजें उठ रही हैं, उन एजुकेशन उन सिस्टम उन इंस्टीट्यूशंस को उन्हें ध्वस्त करना, उन्हें कमजोर करना, ये उनकी रणनीति है। और जहां जहां उनकी विचारधारा के अनुसार जो चीजें चल रही हैं उनको मजबूत करना, ये रणनीति का एक हिस्सा है। जी जी जी। पंकज जी, हम आपके पास ये प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के 6 प्रोजेक्ट थे जिनको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है, और सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट उनका ये था स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन। और वो स्वच्छ भारत मिशन में इन्होंने 5,800 करोड़ रुपए फंड का प्रोविजन किया, फंड अलॉट किया, और हर साल 5,800 करोड़ रुपए फंड अलॉट करते थे। लेकिन उसमें जो फंड खर्च हुए, जो पैसा खर्च हुआ, वो पैसा मात्र 2,000 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ, जबकि 6 साल में तकरीबन 34,000 करोड़ रुपया फंड अलॉट हुआ, लेकिन खर्च किया गया मात्र 2,000 करोड़ रुपया। इसी तरह जो दूसरा इनका पायलट प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर साल 9,700 करोड़ रुपया ये फंड अलॉट करते हैं, लेकिन जो अभी तक खर्च हुआ है वो खर्च कुल मिलाकर के केवल 2,800 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। और जो ये दावा करते हैं कि हमने पूरे देश में शौचालय बना दिया, तो स्थिति ये है कि इस समय पूरे देश में 735 जिलों में से 695 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज भी 135 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला शौचालय नहीं है। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अभी तक आप महिला शौचालय नहीं बना पाए, तो आपके दावे खड़े कहां उतरते हैं? हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या इस दावों को केवल कागज के पन्नों पे ही सुहावने बनाए जाएंगे, या कभी धरातल पे भी उतारने की कोशिश की जाएगी? पंकज जी। सागर साहब, भारतीय जनता पार्टी और RSS का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो है अनुच्छेद 370 35 से ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, एंटी रोमियो, मॉब लिंचिंग और निजीकरण। ये स्वच्छ भारत जो है इनका दलित, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों से स्वच्छ करना है, साफ करना है, इनको इनके अधिकारों से साफ करना है। इस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई है, और जब इस पे कोई
जन आंदोलन बनता है, जन आक्रोश आता है, तब ये उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं चीन सीमा पर विवाद, कहीं नेपाल का विवाद, कहीं पाकिस्तान, ये सब मुद्दे दिखाकर एकदम ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। इस समय तो पैंडेमिक चल रहा है, सब इस महामारी से परेशान है, और इस महामारी की आड़ में कितने घोटाले हो रहे हैं ये तो नई सरकार आएगी और जब एसआईटी गठित होगी तो उसमें पता चलेगा क्या क्या नए घोटाले हुए हैं। अभी तो स्थिति ये है कि जान बचाओ और जो लूट रहा है लुट जाने दो। ये सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिए हुए है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जबरदस्त हो रही थी। अब तो जिन समुदाय ने, जिन जातियों ने इस उत्तर प्रदेश की सरकार को दोबारा से सत्ता में लाई है, बैकवर्ड में, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी समाज से हैं, अभी कुर्मी समाज के लोगों के गांव पर कुछ जाति विशेष के लोगों ने हमला किया, कहीं पर धोबी समाज जी के गांव पर जाति विशेष के लोग हमला कर रहे हैं। इस तरह जातियों को टारगेट करके कुछ जाति विशेष के लोग एक भय का वातावरण उत्तर प्रदेश में सृजित कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर हमारे एजेंडे पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो हम आपका रहना दूभर कर देंगे। और ये सरकार इतनी निर्दयी और निर्लज हो चुकी है कि इसको अपने एजेंडे के अलावा किसी दूसरी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। अब समाज में सिर्फ दो वर्ग शेष रह जाएंगे, एक शासक और एक जो उसकी गुलामी करेगा, एक निचला तबका, बीच में कोई बचेगा ही नहीं। निजीकरण से ये एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन पे सीधा हमला कर रहे हैं, सारा गवर्नमेंट जी सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे जब निजीकरण हो जाएगा, जब गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा नहीं तो आपका रिजर्वेशन स्वतः समाप्त, और जो कुछ आज दलितों की, पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है, थोड़ा सा आर्थिक स्तर ठीक हुआ है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में आने की वजह से, और सरकार उसी को समाप्त किए दे रही है, ताकि जब वो सेक्टर ही नहीं सब बचेगा तो आपकी कहीं पर जो उन्नति धीरे धीरे शुरू हुई थी, आप फिर वहीं से 47 से पहले वाले दौर में चले जाएंगे। तो ये सोची समझी एक रणनीति के तहत सरकार काम कर रही है। ये अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों के लिए इस समय जितना संक्रमण काल है, ऐसा मुझे नहीं लगता आजादी के पहले कभी रहा होगा। ये तो मनु वाला संविधान एकदम स्थापित होता जा रहा है धीरे धीरे, और अब इनकी नजर जुडिशरी पर है, किसी तरह संविधान में संशोधन करके इसको पूरी तरह से डाइल्यूट किया जाए। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करके ये अपने एजेंडे में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। जजेस बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो जजेस के नाम जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में कोई भी बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति योग्य नहीं मिलता है इनको कि जिसका नाम प्रपोज किया जा सके। अभी एक खबर है कि ये जब लिस्ट जारी हुई है, ये नाम उत्तर प्रदेश कोलोजियम से भेजे गए हैं, कोलोजियम के लिए, जजेस के नाम के लिए, तो उसमें कोई भी बैकवर्ड और एससी का नाम नहीं है। तो उन्होंने एक यादव जी का नाम उसमें ऐड कर दिया है, जो कि स्टैंडिंग काउंसिल बेंच में है, और पिछले साल जी उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको पद से हटाया जा चुका है, और किसी वजह से उनको दोबारा रखा गया है, और ऐसा नाम भेजा गया है कि जब उसपे जांच होगी तो वो अयोग्य पाए जाएंगे और निकाल दिए जाएंगे। चलिए चलिए पंकज जी हम फिर लौट करके आते हैं एक आपके पास। अंसारी साहब एक चीज आपसे समझना चाहते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया है कि लो मिडिल क्लास या लो मिडिल इनकम, और लो मिडिल इनकम की जो शुरुआत होती है वो 6 लाख से लेकर के 18 लाख के पैकेज की होती है, वो लो मिडिल इनकम में आते हैं। तो हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि क्या क्लास 2 और क्लास 1 के लोग लो मिडिल इनकम में आते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 6 लाख से लेकर के 18 लाख का पैकेज तो जनरली इन्हीं का होता है। जी, ये बड़ी इनकम के लोग हैं। छोटी इनकम तो हिंदुस्तान में 40-45 करोड़ लोग हैं जिनकी
$2 से कम की आमदनी है पर डे की, पर पर्सन, और बहुत ही बड़ा तबका है। तकरीबन भुखमरी की वजह से 7,000 मौतें रोज़ाना हो रही हैं, जिसका कोई संज्ञान नहीं लेता पब्लिक लाइफ में। कोरोना से डेथ हो रही तो अभी 7,000 के आसपास है, इतने लंबे पीरियड में, 2.5 महीने में। खुदा का शुक्र है कि कम लोग मरे हैं, लेकिन 2.5 महीने में वो पीरियड गुजरा है इतनी सारी आपाधापी के बाद। रोज़ाना भूख से हिंदुस्तान में 7,000, 25 लाख लोग सालाना मरते हैं। तो ये जो आप पूछ रहे थे कि 6 लाख से 12 लाख या 15 लाख के बीच के लोग हैं, ये लो इनकम के नहीं हैं, ये हायर इनकम के लोग हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, उसका जिक्र अभी नहीं आया है हम लोगों के डिस्कशन में। शायद एक साहब को तो मैं सुन नहीं पाया, करदम साहब को हो सकता है उन्होंने चीज़ उठाई हो, और वो है लेबर लॉस का सस्पेंशन। अब सबको पता है, सारी दुनिया को, खाली हिंदुस्तान को नहीं, कि हमारे मुल्क में कोरोना के तहत जो सबसे ज़्यादा तबका प्रभावित हुआ है वो माइग्रेंट लेबर्स का, प्रवासी मजदूरों का, क्योंकि उनकी जो रोज़ी रोटी थी वो ख़त्म हो गई 2-2.5 महीने के अंदर। जितने पैसे बचा के रखे थे अपने पास वो ख़त्म हो गए, खाने पीने में लग गए, किराया तक देने की उनके पास सकत नहीं रही, और ऐसे लोग लाखों में हैं। तो इन लोगों को जितनी सहूलत सरकार को देना चाहिए था वो तो दे नहीं पाई, और उनकी पीठ पर ये छुरा घोंप दिया कि इस दरमियान में 3 कानूनों को छोड़ के, 48 कानून है यूपी में, जिसमें 3 तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं और बाकी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सब को सस्पेंड कर दिया 3 कानून को छोड़ के। इसका अंजाम ये हुआ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी हड़ताल पे जाने का अधिकार, काम रोकने का अधिकार, ये जो रिकॉग्नाइज अधिकार है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, वो सब के सब सस्पेंड हो गए। 3 साल के लिए सस्पेंड किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि आपका जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है भारत सरकार का, वो ख़त्म हो रहा है इसकी वजह से। ये याद रखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है भारत सरकार की मौलिक मेंबरशिप है, यानी जो ओरिजिनल इस्टेब्लिश करने वाले कंट्रीज थे उसमें इंडिया शामिल था। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को हम बनाएं लंबी स्ट्रगल के बाद और फिर उसी को कह दें कि कोरोना की वजह से उसको सस्पेंड कर रहे हैं, इससे सिर्फ ये जाहिर हो रहा है कि हमारी सरकार को वो तकलीफ़ें नहीं दिखाई दे रही जो आम आदमी भी रोज़ देख सकता है कि नोएडा में, गाज़ियाबाद में, सड़कों पे, हाईवेज़ में क्या मुसीबत गुजर रही है गरीबों पर। उसी वक्त उन्होंने, जबकि वो कमज़ोर है इस वक्त तबका मज़दूरों का, उसी वक्त उन्होंने सारे कानून को सस्पेंड किया है। इस पर 8 सेंट्रल जो यूनियंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने उससे बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड की है, धरने वाला दिए हैं और गिरफ्तारियां दी हैं, लेकिन उसकी कहीं पर आवाज़ आपको मीडिया में नहीं सुनने को मिल रही कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। क्योंकि वो प्रोटेस्ट जिस फॉर्म में मजदूर करते हैं कि इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं, दुकानें बंद कराते हैं, वो तो इस वक्त टाइम नहीं है कोरोना की वजह से। फिर भी इतना तो आया है कि उन्होंने अपने आप को अरेस्ट कराया, गिरफ्तारियाँ दी, उसका जिक्र आम मीडिया में नहीं हो रहा है। ये बड़ी ख़राबी की है। इससे आगे चल के होगा ये कि इसमें मारामारी शुरू हो, यानी वायलेंस आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो खाली कानून से नहीं बनते, वो सौहार्द से बनते हैं। अगर मालिक और मजदूर के बीच में अच्छे ताल्लुकात हैं तो कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती। ताल्लुकात जब बिगड़ जाए तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो कानून इन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं, इसकी वजह से अब जो मीडिएशन का प्रोसेस होता था, यानी कोई हड़ताल पे जा रहा है तो पहले 14 दिन 15 दिन की नोटिस दे, फिर उस बीच में कंसिलेशन प्रोसेस शुरू होता था लेबर मिनिस्ट्री से, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब मजदूर जब ये देखेंगे बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं करने वाला, तो सीधा एक्शन, डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और डायरेक्ट एक्शन में कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है। ये बहुत ही चिंताजनक हालत पैदा कर दी है गवर्नमेंट ने। इसको पुनर्विचार करना चाहिए और इस खराबी को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं करेंगे तो बहुत वायलेंस फैलेगा, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। जहाँ जहाँ भी मज़दूरों और मालिकों के बीच में कंसीलिएशन का प्रोसेस नहीं होता है, अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हैं, वहाँ पर वायलेंस आने लगता है। जी। करदम साहब, एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं कि यहाँ जितने भी सरकारें हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और उनके सचिवालय के खर्चे हैं और मंत्रियों के खर्चे हैं, गाड़ी घोड़े के खर्चे हैं, रख रखाव के खर्चे हैं, वो तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास सारे एक्सपेंडिचर आते हैं।
तो लेबर एक्ट में संशोधन करके कितने अर्थ की बचाया जा सकता है, कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। जबकि 5 लाख करोड़ की अगर कटौती की जाए तो शायद इस देश को पूरी तरह से एक आर्थिक तौर पे जो कमजोर हो गया है उसको पटरी पे लाया जा सकता है। उसको कटौती करने की बजाय उसमें प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है और मजदूरों और कर्मचारियों के भत्ते काटे जा रहे हैं और टीएडीए के अलावा बहुत सारी चीजें उनकी काट ली जा रही है और खासतौर से 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं। तो ये क्या वास्तव में जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, ये सरकार उनपे उनका शोषण ही करना चाहती है, उनके लहू का धंधा करना चाहती है क्या? देखिए, हमारे यहाँ ये दो तरह की चीजें हैं। एक तो आप देखेंगे कि 70 के दशक तक हमारे यहाँ जो मंत्रालय होते थे उनकी संख्या बहुत कम थी। 29 या 30 केंद्र सरकार में 29 या 30 मंत्रालय हुआ करते थे। आज उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और अब एक एक मंत्रालय से निकल करके जो विभाग होते थे वो विभाग अलग अलग मंत्रालय बन गए, फिर उन विभागों से भी अलग अलग बन करके बहुत सारे। और वो केवल इसलिए नहीं बने हैं वो काम बढ़ा है, बल्कि इसलिए कि हमें लोगों को एकोमोडेट करना है, लोगों को मंत्री बनाना है, उन्हें सुविधाएं देनी है, उन्हें जोड़ना है। तो इस कारण से एक तो ये एक सरकार पे एक बोझ पड़ता है। बोझ एक तो इसलिए कि उनके वाहन पर, सुरक्षा पर, उनकी और सुविधाओं पर। तीसरा, जो सरकारी दफ्तरों में जो स्पेस की पहले से ही बहुत कमी रहती है कि जहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने के लिए स्पेस की बड़ी मारामारी होती है, वहाँ एक मंत्री बनाने से, नया मंत्री, तो एक मंत्री भी आप बनता है, उसके साथ में उसका पर्सनल स्टाफ आता है, उसका सेक्रेटरी आता है, बहुत सारा आता है। तो वो बहुत सारा स्पेस उनको चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे उनके लिए और वो दिक्कतें आती हैं। तो केवल एक मंत्री नहीं होता, वो जो पूरा उनका पूरा वो लाव लश्कर होता है उस पर बहुत खर्च होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो वीवीआईपी कल्चर है, हमारे यहाँ इतनी श्रेणी वीवीआईपी की है और उसमें भी जेड प्लस सुरक्षा सिक्योरिटी की अलग लाइन है, जेड सिक्योरिटी है, फिर वाई, वो जो इतना है उस पर इतना ज्यादा पैसा हमारे यहाँ खर्च हो रहा है। दूसरे देशों की तुलना में हम देखें तो वहाँ के आज जो सिटिंग प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनको सुविधा मिलती है। जैसे ही वो नहीं रहते हैं तो उसके बाद में वो लोग अपना अपना लोग अपना नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, ये करते हैं, उनको कोई सुविधा इस तरह की नहीं मिलती। और हमारे यहाँ उनके इतने सारे लोगों को जो केवल आज काम कर रहा है, जो आज काम कर रहा है, उनको वीआईपी सुरक्षा है, क्योंकि उनको कहीं आना है, जाना है, उनको सुविधा है। लेकिन हमारे यहाँ साधुओं को भी सुरक्षा वीवीआईपी है, लोगों के परिवारों को भी वीवीआईपी है, और पता नहीं किस किस को, विभिन्न क्षेत्रों को। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ वीवीआईपी लोगों को सुविधाएं हैं और उनकी सिक्योरिटी पर एक जेड प्लस सिक्योरिटी के एक व्यक्ति को जिसको हम सुरक्षा दे रहे हैं, उसके ऊपर लाखों रुपया महीने का खर्च हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ, ये एक तो हम ये नहीं कहते किसी एक सरकार पे या किसी एक राजनीतिक दल पे, ये सभी राजनीतिक दल उसमें मिले जुले हैं कि ये हर कोई अपने आप को वीआईपी ने अपनी सुरक्षा में दिखाना, बल्कि वो अपने आप को दिखाना हम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दिखाना लोगों को क्या ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, और हम तुम्हें मंत्री नहीं बना पाए तो हमने तुम्हें ये सुरक्षा दे दी, तुम इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराना ताकि उनका उपयोग करना। तो ये जो कल्चर है, ये बहुत खतरनाक कल्चर हो रहा है। दूसरे देशों की तुलना में देखें, जो आप कह रहे हैं, ये कई लाख करोड़ रुपए का पैसा हम बचा सकते हैं इन चीजों पर, यदि हम इन चीजों पर हम कटौती कर लेते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर तकरीबन 5.25 लाख करोड़ के आसपास आता है। जो सारे मंत्रालय बने हैं और हर जगह विधानसभाएं बनाई हैं, पार्लियामेंट बने हैं, तो वो जो खर्चे आते हैं वो तकरीबन 5.5 लाख करोड़ के आसपास के खर्चे आते हैं। तो इसको काट करके खर्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन अब एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं पंकज जी, ये बात अभी समझ में नहीं आई है कि सरकार ने 2-3 दावे किए और दोनों पे खरी नहीं उतरी। एक बार सरकार ने जब 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने की बात की कि जनधन खातों में 500 रुपया डाले जाएंगे, तो उसमें जब हमने पता किया तो कई जगह ये आया कि उनके खाते में सूचना तो आई कि जनधन खातों में 500 रुपया आ गया है, लेकिन जैसे ही जब बैंक में वो पासबुक लेकर के गए
उसको चढ़वाने के लिए कि चढ़ जाए तो हम निकाल लेंगे, तो पता चला कि वो पैसा वापस जा चुका है। वही किसान सम्मान निधि के साथ भी हुआ, वही जनधन योजना के साथ भी हुआ। जो सबसे बड़ा घोटाला जनधन योजना, हम घोटाला इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने दावा किया कि 1,70,000 करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया, लेकिन जब जनधन योजना की साइट पे जाकर के हमने देखा तो पता चला कि वहां केवल 7,442 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए हैं। तो आखिर इतना कैसे झूठ बोले जा रहे हैं? और अगर सरकार झूठ बोल रही है तो उस सरकार के झूठ का खुलासा कौन करेगा? पंकज जी, पंकज जी आवाज आ रही है? ये चलिए अंसारी साहब आपके पास हम आ रहे हैं इस जी प्रश्न को लेकर के। जी, मैंने और लोगों को मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे उसमें स्क्रीन पे विजुअल्स भी नहीं है उनके, आपको छोड़ के। अब तो जी करदम साहब के अलावा जो दूसरे सज्जन है उनको भी नहीं सुन पाया, न देख पाया। हाँ, लेकिन वो लेकिन लेकिन मैं डिस्कनेक्ट समझ हो गया हूँ। हाँ, बट आई हैव द सेंस ऑफ व्हाट यू हैव सेड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त कोरोना के आने से पहले से ही मंदी का दौर चल रहा था हिंदुस्तान में, इसीलिए हम लोगों की जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की वो आंकी जा रही थी 5% या सर 4% सर का। सर सर एक चीज हम समझना चाहते हैं। आज का जो जी परिवेश है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। अगर सरकार ये सारे के सारे झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, तो क्या विपक्ष कभी इस दिशा में आगे बढ़ करके आएगा? और आएगा तो क्या क्या उसकी रणनीतियां हो सकती है इनके झूठे के खुलासे के लिए? जी, मैं पहले ज़रा इस चीज़ पे अपनी राय दे दूं कि इस वक्त सरकार को करना क्या चाहिए। सरकार को इस वक्त खर्चे घटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंदी से गुजर रहे हैं हम लोग। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का असेसमेंट है उसके हिसाब से ये करंट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर, इसमें इंडिया की जो जीडीपी है वो जो पहले एक्सपेक्टेड थी 5%, उससे गिर के 0.9%, 1% से कम रह जाएगी, बल्कि अब 0.5 तक लोग आ गए हैं कि आधा % रहेगी। तो मंदी से निकलने का सबसे अब तक जो कारगर तरीका लोगों ने सीखा है दुनिया में 1929 से अब तक, वो ये है कि आवाम के पास परचेजिंग पावर बढ़ाया जाए। इस पे डॉक्टर अभिजीत बनर्जी जो नोबेल लॉरेट हैं इकोनॉमिक्स के, और रघुराम राजन साहब जो आरबीआई के गवर्नर थे, इन दोनों ने ये बात कही है। राहुल जी ने भी उठाई ये बात कि सरकारों को चाहिए कि मजदूरों को पैसा दे। एक डिमांड कांग्रेस पार्टी ने ये की है कि पहले तो कह रहे थे हम लोग कि 1,000 रुपया दिया जाए, 7,000 रुपया दिया जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि 7,500 रुपये पर मंथ 3 महीने का उनको दिया जाए एडवांस, और 10,000 रुपया इमीडिएटली दे दें फौरी रिलीफ के लिए, क्योंकि 2.5 महीने में उनका रोजगार ख़त्म हो गया तो कम से कम थोड़ी सी भरपाई उनको हो जाएगी। अगर सरकार ऐसा कर दे तो इसमें कुल मिला के 67,000 या 70,000 करोड़ का खर्चा है। अब आप देखें कि 65,000 करोड़ के करीब खर्चा है। अब अगर आप देखें कि इसी पीरियड में पिछले कुछ महीनों में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये सूचना मिली कि भारत सरकार ने आरबीआई के जरिए 50 से ज़्यादा जो बड़े डिफॉल्टर्स उनका 67,000 करोड़ रुपए माफ़ किया है कर्जा। उसमें बाबा रामदेव के 2,500 करोड़ हैं, विजय माल्या के हैं, मेहुल चोकसी के, ये बड़े बड़े जो डिफॉल्टर्स हैं बैंक के, उनको 68,607 जी, 68,000 इतनी रिलीफ दे दी। तो अब अगर 68,000 ऐसे लोगों को दी जा सकती है जो पैसा खाने की नीयत से जिन्होंने लोन लिया था, तो गरीब लोग जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है कि भाई बीमारी आ गई और सारी बाजारें बंद हो गई, सब कारोबार बंद हो गया, उसमें उनका कोई कसूर नहीं, तो उनको इतनी सी रिलीफ देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि फिर वो खर्चा करेंगे, उससे इकनॉमी बढ़ निकलेगी। अब जहाँ तक जी अपोजिशन पार्टीज़ का रोल है, उस पर देखिए कि इस दरमियान में जब से ये आया है, सबसे पहले जो इशू उठाया है इसके बारे में, कोरोना के बारे में, वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। सोनिया गांधी जी ने कई बार भारत सरकार को लिखा, राहुल जी बराबर लिख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी बराबर लिख रही, कई कदम जो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ब्रीफली मेंशन कर दूं। अब तक 67 लाख लोगों को अंसारी साहब हमें जी वाइंड अप करना पड़ेगा, अब समय बहुत इजाजत नहीं दे रहा, तो जरा ओके। स्टार्ट कर लें आप। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन का रोल इस वक्त बहुत अहमियत रखता है। इस वक्त
बदकिस्मती कम से कम यूपी में आप देख लें कि दो बड़ी पार्टियां यहाँ पर है, समाजवादी और बहुजन। तो बहुजन समाज पार्टी तो सिवाय एक आध बीच बीच में प्रो बीजेपी ट्वीट के अलावा कुछ कर ही नहीं रही। समाजवादी ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ ज़्यादातर वो बहुत ही बस ट्वीट तक महदूद है। कोई अमली तौर पर रिलीफ पहुंचाने का काम या अपोजिशन का काम जो होना चाहिए उस पर पार्टियों को आना चाहिए, वो कम हो रहा है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। समाजवादी जी ने भी कुछ जी काम किया है, जी समाजवादी ने भी कुछ काम जी जी किया है जी रिलीफ वाला का। जी अंसारी जी अंसारी साहब, जी करदम साहब, एक पंच लाइन छोटा सा हम ले लेते हैं कि जिस तरह से पूरा का पूरा पूरे के पूरे देश में मजदूर परेशान हैं, बाकी सब लोग परेशान हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, क्लास फोर्थ के लोग परेशान हैं, क्लास 3 के लोग परेशान हैं, हर जगह छटनी हो रही है और सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है और ये कह रही है कि जो लो मिडिल ऑर्डर शुरू होता है वह 6 लाख से लेकर के 18 लाख का होता है, और जबकि ये देखा जाए तो हमारे यहाँ 6 लाख और 18 लाख की श्रेणी में वो लोग आ पाते हैं जो क्लास 2 और क्लास 1 के अफसर होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, झूठ के पीछे क्या साजिश हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही भ्रामक स्टेटमेंट है। एक आप ये देखेंगे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो क्रीमी लेयर बनाया, तो क्रीमी लेयर का जो उन्होंने जो रखा मानक, और जो अभी जो गरीब सवर्णों को जो आरक्षण दिया 10%, उसका उन्होंने रखा जो मानक। तो ये जो आपका लोअर मिडिल क्लास जो आप बता रहे हैं, इससे कहीं ऊंचा वो मानक बनता है जाकर के। वो जी लगभग 8 लाख रुपया है। जी वो 8 लाख रुपये जिसकी वार्षिक आय है जिस परिवार की, तो वो उससे कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस वो है 10% आरक्षण के लिए। और बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। जी 12 के बीच में है, वो लोअर मिडिल क्लास है। यदि लोअर मिडिल क्लास वो है तो वो ईडब्ल्यूएस कैसे हो गया? वो भी तो लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है, तो उसको लाभ कैसे दे सकते हैं? तो ये सरकार जो जो चीजें कही जा रही हैं, ये बहुत गलत, पब्लिक को एक तरह से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोअर मिडिल क्लास में आता है या इसमें आता है। असली चीज ये है कि सरकार के पास में कोई मानक उस तरह का है नहीं। यदि इस तरह से करेंगे तो एक गवर्नमेंट, एक क्लास 4 एम्प्लॉय भी जिसको बेसिक है, आजकल कोई भी 30-35 हजार रुपए से कम किसी को नहीं मिलता है। और जितना भी क्लास 2 नॉन गजेटेड और क्लास 2 गजेटेड से ऊपर जाता है, वो सारा उसी क्लास में चला जाता है, सारा का सारा, वो सारा मिडिल क्लास में। जी जी करदम साहब, जिस तरह से हमने अपने विद्वान पैनलिस्टों से बात की है, उनके बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया है कि सरकार को एक ही चीज में महारत हासिल की है, इस देश को नया भारत बनाया है और नया भारत बनाने में झूठ और फरेब की असीमित शक्तियों को उन्होंने इकट्ठा किया है और पूरे के पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंपटीशन में न शामिल हो कि कौन ज्यादा झूठ बोलता है, कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश करता है। उस झूठ में सारे के सारे लोग शरीक हुए हैं। और दूसरी बात, अगर साधारण व्यक्ति देखा जाए तो साधारण व्यक्ति ये कह सकता है कि सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो मोतियाबिंद से प्रभावित है और उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन तभी हो सकता है जब मजदूर अपने अधिकारों को समझे। और जिस तरह से दुनिया में महान क्रांतियां हुई हैं, उस क्रांति के रथ पे सवार होकर के इनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपने फावड़े से करे, अपने बेलचे से करे, अपने गैती से करे, तभी इनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है, तभी इन्हें सच दिखाई पड़ सकता है। नहीं तो कागज के पन्ने सुहाने रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के दर्शकों को धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर, जय भीम।